नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यू पे। आज हम जनरल साइंस का यानी कि हम पढ़ रहे हैं विज्ञान का एक टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जनरल साइंस का और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। अगर देखा जाए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही नहीं कि ये केवल एग्जाम में मदद करने वाला है, हमें अपने शरीर की संरचना के बारे में मालूम होना चाहिए। कौन सा अंग किस तरीके से काम कर रहा है, अगर हमें इन चीजों के बारे में मालूम हो जाए तो हम आधे अपने आप में डॉक्टर बन जाते हैं, यानी हम अपने शरीर का ध्यान रखने लग जाते हैं। आज एक बड़ा ही अहम टॉपिक है हमारी जिंदगी का, जो कि क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र। सबसे ज्यादा बीमारियां आप ह्यूमन बीइंग में देखेंगे तो वो डाइजेशन की ही होती है। किसी को डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा, किसी को भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी रिफ्लक्स यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है। तो इन्हीं सी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल इसके पीछे रीजन क्या है, आपको मालूम होना चाहिए, वेदर यू बिलोंग्स टू साइंस साइड और आप किसी भी साइड के क्यों ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत वर्सेटाइल और बहुत वास्ट है। तो ये एक वीडियो में नहीं, आपको 2 वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं एकदम से खींचने नहीं वाली मटेरियल को, बहुत धीरे धीरे करके हम सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसकी क्या है, जो भी संरचना है, जो भी क्रियाएं हैं, उनको जानेंगे। तो आज हम देखते हैं इसका पार्ट 1। आपको जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ बॉडी की यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके आगे और आप समझ तो गए हैं ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अक्सर हमें लगता है कि डाइजेशन यानी कि वो हमारे आमाशय यानी स्टमक में होगा, पेट में होगा, लेकिन नहीं, डाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। तो मुंह से लेकर जो लास्ट पार्ट आपका एनस है, जिसे हम मल द्वार कहते हैं, ऐसे में कौन कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे माउथ बनाया हुआ है, यानी कि पहला ही प्रोसेस क्या है, देखो डाइजेशन को हम इतने आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके 5 स्टेप्स हैं, एक एक करके सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है इंजेशन, देन होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड। अगर आप चपाती में सब्जी लगा के खा रहे हैं तो यू आर इनटेकिंग योर फूड, आपने फूड को अंदर लिया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है फेरिंग्स। देखो 2 नलियां होती है आपकी, एक होती है लैरिंग्स मतलब ये जो वोकल कॉर्ड है जहां से आप बोलते हैं, और एक फेरिंग्स मतलब एक ऐसा कॉमन पैसेज जहां से आपकी क्या है, फूड और सांस दोनों की ही नली एक कॉमन पैसेज से गुजरती है। तो ये फेरिंग्स के बाद आप देख पाएंगे, मैंने आपको बोला सबसे पहले, हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको बोला कि माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो मुंह में ऐसा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, दांत है, दांतों ने सॉलिड फूड को ग्राइंड कर दिया है। तो दांत और साथ ही साथ जो हमारी सलाइवा यानी कि ये जो जीभ है, टंग है, वो क्या करती है, एक थूक, एक लिक्विड सिक्रीट करती है, और वही सलाइवा साथ के साथ ये जो लार है और उसमें प्रेजेंट कई तरीके के एंजाइम्स, ये सब क्या करते हैं, खाने को यहीं से पचाना शुरू कर देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके का कॉम्प्लेक्स फूड होता है, अभी चल रही है एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब मैंने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया एंजाइम्स। तो एंजाइम्स होते क्या है, व्हाट आर एंजाइम्स। देखिए हर ऑर्गन में से जो हम बात कर रहे हैं, इनमें जूसेस सिक्रीट होते हैं और जूसेस में होते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स है क्या, एक तरह का केमिकल आप कह सकते हैं, एक केमिकल है या ये कह लीजिए बायो कैटलिस्ट है, यानी हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसकी एक्टिविटी को ये फास्टर कर देता है। तो इसके लिए हर ऑर्गन एंजाइम सिक्रीट करता है, जूसेस सिक्रीट करता है। अब 1 बाय 1 हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फेरिंग्स के बाद हम आगे आ रहे थे, मैंने यहाँ पर लिखा है ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि अन्न प्रणाली। अन्न प्रणाली, इसको हम आसान भाषा में बोलते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप, यानी जिसके द्वारा खाना भीतर जा रहा है शरीर के। देखिए अब आप ये नली देखिए, लंबाई देख रहे हैं, अन्न प्रणाली की लंबाई देख रहे हैं, लेकिन खाना ऐसे नहीं होता कि आपने खाया और एकदम से पेट में जाके गिर गया, ये नली में से गिर गया, ऐसे खाना नहीं जाता। जैसे आपका दिल धड़कता है, खाना भी बिल्कुल इसी तरीके से जाता है, मतलब बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए जाता है। और इस मूवमेंट को, ये जो हार्ट बीटिंग की तरह मूवमेंट हो रही है ताकि फूड आसानी से स्वेलो हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ईसोफेगस में जो धीरे धीरे ये जो फूड स्वेलो हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब देखिए, या फिर आप इसे पेरिस्टैल्सिस बोल सकते हैं। अब देखो, ईसोफेगस यानी कि इसमें से खाना धीरे धीरे पहुंचा, कहां पहुंचा, तो वो एक ऐसा, आप ये देख रहे हैं जे शेप, ध्यान दीजिएगा मैं कौन सी शेप कह रही हूं, जे शेप, जे फॉर जोकर होता है ना, जे शेप का एक मस्कुलर बैग है, यानी मांस का बना हुआ एक बैग है, एक ऐसा सैक लाइक बोरी जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है अमाशय यानी कि स्टमक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टमक की जे शेप्ड होती है, ये एक मस्कुलर बैग है जहां पर ये आपकी ईसोफेगस के बाद फूड ड्रॉप होता है यानी कि जाता है। स्टमक को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से खाना आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है, और कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, स्टमक की बात देखते हैं, आप आगे आते जाइए। अब मैंने यहाँ पे इस साइड आप देखेंगे लीवर लिखा है, गॉल ब्लैडर लिखा है, डुडेनम लिखा है। जैसे जैसे खाना नीचे पहुंच रहा है, अब इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, एक ऑर्गन आपका लीवर है। लीवर की बात करें तो ये हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, यानी ग्रंथि भी है और ऑर्गन भी है। तो ध्यान दीजिएगा, लीवर, और लीवर के लिए ये इतना ज्यादा, मतलब ये एक लौता ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो 500 से ज्यादा फंक्शंस को रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये 500 से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और इसीलिए मैंने इसकी स्पेशल वीडियो भी बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, आप जरूर देखिएगा लीवर वाली वीडियो। तो आगे देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया यकृत यानी कि लीवर का वजन जो है, एक आम आदमी यानी जो हम वयस्क की बात करते हैं उसमें ये 1.5 से 2 किलो का होता है। ध्यान रखिए, 1500 से 2000 ग्राम का। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके रोल पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम। फिर आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की आप ये देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे डिनोट किया, आपको दिखाया। इसे हम पित्ताशय बोलते हैं, या फिर हम आसान भाषा में इसे पित्त की थैली बोलते हैं। हम इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ने वाले हैं कि पित्त की थैली में ऐसा क्या होता है, ये कैसे हमारे डाइजेशन में मदद करता है। तो मैं धीरे धीरे आपको सिर्फ इसकी इंट्रो दे रही हूँ, एक्चुअल में ये है क्या चीजें। देखिए, ड्यूडेनम मैंने लिखा है, ड्यूडेनम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे छोटी, सबसे आप ये कहेंगे ना सबसे शॉर्टेस्ट, और जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो हिस्सा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट भी कह सकते हैं, टुकड़ा भी कह सकते हैं। जो जैसे ही स्टमक खत्म होता है तो यहाँ से ड्यूडेनम, ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होने से पहले, इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। देखिए, अब ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं हमने, तो ड्यूडेनम के बाद हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आप यहाँ पर एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि पेड़ों की सुंदर सुंदर पत्तियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का ऑर्गन है, और उसका क्या नाम है, पैनक्रियास। ये भी बहुत तरह तरह के जूसेस सिक्रीट करता है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम्स पाए जाते हैं। आगे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ऐसा लगता है सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, केवल इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका लिखा है कि आप से ऑप्शन में देखो मैटर करता है कि ऑप्शन में पूछा क्या गया है। अगर आपसे ऑप्शन में फीट में पूछा गया है तो यू विल राइट, या आप उस पे किस पे टिक करेंगे, 22 फीट पे, या फिर अगर ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर में तो आप किस में रखेंगे, 7 मीटर पे टिक करेंगे। तो दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि ऑप्शन किस में है, ऐसा नहीं कहना कि मैम आपने तो बताया ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फीट आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट की है, और अगर मीटर आए तो 7 मीटर की है। स्मॉल इंटेस्टाइन का केवल नाम ही स्मॉल है, ये सबसे लंबी होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी कि लंबी आंत की। आप ये बाहर बाउंड्री देख पा रहे हैं, अंदर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो बाहरी बाउंड्री है ये सारे ग्लोब्यूल्स ये किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के, यानी कि बड़ी आंत के हैं। ये देखिए आपको दिखने में, क्योंकि बाहर से बाउंड्री है, इसका स्ट्रक्चर बहुत फैलावट में है, इसलिए केवल इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। और बात की जाए इसकी लेंथ की, तो मैं फिर से वही बता रही हूं कि फीट में पूछा जाए तो 5 फीट है, और अगर मीटर में पूछा जाए तो 1.5 मीटर है। तो ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन किस में है, 5 फीट लार्ज इंटेस्टाइन जो छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। तो इसके बाद देखेंगे जब लार्ज इंटेस्टाइन से खाना गुजरता है, देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है,
पाचन खत्म कहाँ होता है, कंप्लीशन जो होती है वो छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड ये जो पूरा पच गया और उसके बाद जो मल बन के निकलता है उसमें भी एक्सेस में जो नमक और पानी होता है, सॉल्ट एंड वाटर, दोनों को ही एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है। और इसके बाद जितना भी आपका मल तैयार हो गया है, यानी कि ऐसा वेस्ट जिसमें से पानी और नमक सब कुछ निकल गया, अब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे सके, तो वो सारा का सारा खाना रेक्टम यानी कि मलाशय में आ जाता है। बात की जाए स्तनधारियों की या हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी बॉडी में जो रेक्टम है वो स्ट्रेट होता है और इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 12 सेंटीमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सीधा होता है स्तनधारी और ह्यूमन बीइंग में और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। तो आगे देखिए, एनस यानी कि एनस मल द्वार है जहां मलाशय इकट्ठा खड़ा हुआ था, यानी कि जो भी आपका वेस्ट फेशियल मैटर जिसे आप कह सकते हैं, उसके बाद वो सारा एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये ओवरऑल 5 स्टेप की प्रोसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अपने शरीर के बारे में जानने वाले हैं। ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट के एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपेंडिक्स लिखा है। अपेंडिक्स होता क्या है? एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, देखिए पा रहे हैं आप, इतना सा मस्कुलर पार्ट है ये छोटा सा। ये कहाँ होता है? जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मीट करती हैं, ये उस पॉइंट पे प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। ये हम ह्यूमन बीइंग में 4 से 5 इंच का होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 से 5 इंच का होता है हम ह्यूमन बीइंग के बॉडी में। और कहां होता है? जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मीट करती है। बात की जाए अपेंडिक्स की तो इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे और साथ ही साथ इनका कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं है हमारी बॉडी में। लेकिन आज के समय में क्योंकि हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ऐसा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसेस की वजह से इसमें कई बार सूजन आ जाती है, इंफेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में अपेंडिक्स का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसकी ऑपरेशन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है अपने ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं होने देना है अगर आपको उसके बारे में सारी जानकारी है। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में सभी एंजाइम्स और उनकी फंक्शनिंग को। तो देखिए, शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि खाने के डाइजेशन की। मैंने आपको बताया कि 5 स्टेप्स में होते हैं, पांचों के पांचों स्टेप्स को मेंशन कर दिया गया है। इंजेक्शन यानी कि अंतर्ग्रहण, इंटरनली आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं। डाइजेशन यानी जो खाना अंदर चला गया है उसकी पाचन क्रिया प्रारंभ होने वाली है। अब फिर है एब्जॉर्प्शन, केवल खाना खाना ही मैटर नहीं है, अब बॉडी के अलग अलग हिस्से उस खाने से मिली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर आता है आपका एसिमिलेशन, जिसको मैंने लिखा है स्वांगीकरण, यानी कि जो भी खाना ब्लड के थ्रू, ब्लड की स्ट्रीम से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, अब उसे यूटिलाइज करना है, यानी उससे काम निकलवाना है। तो लास्ट स्टेप आपका क्या है कि इजेशन, यानी कि डिफेकेशन भी इसे बोलते हैं, मल परित्याग। यानी अब जो भी खाना ऐसा है जिसको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर चुके हो, अब उसका बॉडी में यूज नहीं है, वो वेस्ट बन गया है, फेशियल मैटर बन गया है, वो बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं। बहुत अहम पॉइंट को जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। आप रेड और ग्रीन या ब्लू से जो भी देख पा रहे हैं, सभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी मिस ना करें। देखिए, बता तो मैं भी सकती थी मुंह से और लिखती जाती, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता, और आप चाहें तो भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारी की सारी आपकी तैयारी यही हो जाएगी नोट्स की। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले मैंने आपको बताया इंजेक्शन, यानी कि आपने रोटी तोड़ी, सब्जी में लगाई और खा ली, इंटेक ऑफ फूड हो गया। मेन प्रोसेस तो हमारी सबसे लॉन्ग प्रोसेस है डाइजेशन, यानी कि पाचन। तो पाचन क्रिया शुरू होती है हमारे मुख से, यानी मुंह से, तो माउथ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। माउथ की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 16 के जोड़े में हमारे जबड़ों में अपर जॉ में, लोअर जॉ में टोटलिटी 32 दांतों की होती है, जो कि समय के साथ आते हैं, सबके कम या ज्यादा रहते हैं।
तो दांतों के कॉन्सेप्ट में ज्यादातर देखिए पूछा क्या जाता है, या तो ये पूछा जाता है कि जो मिल्क टीथ है वो कितने होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए वो 20 होते हैं। उसके बाद एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 होते हैं। और बात की जाए ऐसे दांतों की जिसे हम अकल जाड़ कहते हैं, यानी कि जो धीरे धीरे उम्र के साथ आती हैं, जो सबसे एंड में आती है, जिसे हम प्रीमोलर्स बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ। तो आप याद रखेंगे विजडम टीथ जिसे हम अकल जाड़ कहते हैं, और वो प्रीमोलर्स होते हैं जो समय के साथ बाद में आती हैं। तो ये तो था दांतों की। अब हम आते हैं अपनी टंग की ओर, क्योंकि ये भी निकालती है, रिलीज करती है एक ऐसा लिक्विड जिसे हम सलाइवा करते हैं, और वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने माउथ में लिखा सेलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए ग्लैंड्स होती है ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां, कुछ ऐसा पार्ट बॉडी में जो क्या करता है, बड़े यूजफुल एंजाइम्स, कुछ ऐसे केमिकल को सिक्रेट करता है जो खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, यानी कि वो ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, थूक प्रोड्यूस करती हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, जोड़े में प्रेजेंट होती है, ध्यान दीजिएगा। अब हम 1 बाय 1 इनके तीनों पेयर्स को पढ़ने वाले हैं। मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेयर लिखा है सबलिंगुअल। ध्यान देखिए, ये जो आपकी टंग है, इसके जो दोनों हिस्से हैं लेफ्ट और राइट, इन दोनों पार्ट्स में एक होती है बोथ द साइड्स, वो है आपकी सबलिंगुअल। तो पहला पेयर तो यहाँ पे हो गया। सेकंड पेयर आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है सब एंड एक्सिलरी। देखो ये कहां पे होती है, ये जो आपका लोअर जो होता है, यानी टंग की जो बॉटम वाला हिस्सा होता है मिड में, यहां प्रेजेंट होता है ये पेयर। और थर्ड पेयर की बात की जाए तो पेरियोटिक, जो कि आपके कान के नीचे यहां पे ये ग्लैंड होती है। ये सभी ग्लैंड ऐसे कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं जो आपके खाने को सिंपलर आपके मुंह में ही बना देते हैं। यानी भगवान को ये प्रक्रिया देख रहे हैं आप, क्या क्या उसने अजीब अजीब ऑर्गन दिए हैं, यानी कि खाना मुंह से ही पचना शुरू हो गया है। लेकिन ये खाना पचता किस फॉर्म में है, मेन हमारा मुद्दा आज का यही है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा सलाइवा यानी कि थूक, यानी लार। जो आपकी एक जो लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड है जो लार निकाल रही हैं, ये होता क्या है, किसका मिश्रण है। तो आप 2 चीजें देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 100 में से 99% तो ये पानी होता है, और 1% इसमें एंजाइम्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे कैटालाइज जो हमारे खाने की रिएक्शन को, यानी एंजाइम की रिएक्शन को ऑल्टर कर देते हैं, फास्टर कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में दीज आर द बायोकैटालिस्ट विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, या भी आप ये भी कह सकते हैं विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो आगे देखिए मैंने लिखा है स्टार्च यानी कि मंड। हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि हमने चपाती खाई है, अनाज खाया है, उसमें स्टार्च की मात्रा होती है जिसे हम मंड कहते हैं। कई बार हम चावलों से भी निकालते हैं ना व्हाइट लिक्विड, ताकि मोटापा ना चढ़े, ओबेसिटी ना हो, तो वही मंड है। इसके अंदर देखिए स्टार्च में होता क्या है, जब आप सलाइवा में आपका जो भी रोटी चबा रहे हैं कुछ हो रही है, तो आप देखेंगे आपकी रोटी ज्यादा चबाने से लिक्विड होने लग जाती है, वो बहुत ज्यादा सिंपल होती चली जाती है। होता क्या है, लार में हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं टायलिन। ध्यान दीजिएगा, टायलिन को अगर आपने अपनी किताबी ज्ञान की बात करें तो वहां पे हमने इसको सलाइवरी अमाइलेज भी पढ़ा है, बोथ आर द सेम थिंग। या तो आप इसे सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं या फिर टायलिन के नाम से जानते हैं। तो ये स्टार्च को सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज इज आल्सो काइंड ऑफ शुगर, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करता है। और माल्टोज के बाद एक और ऐसा एंजाइम है हमारी सलाइवा में जिसका नाम है माल्टेज। ये माल्टेज इस स्टार्च को जो कि माल्टोज में कन्वर्ट हो गई थी डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज किस फॉर्म में, इन द फॉर्म जब भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया वो टूट गया ग्लूकोज में, और वही तो हमारे ब्लड में डिफ्यूज होकर हमारे को क्या देता है, एनर्जी देता है। लेकिन ये प्रोसेस अभी इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, हमारे खाने में तो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, लॉट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। उनको कैसे बचाना है, हर एक ऑर्गन देगा अपना एक एक भाग। तो देखिए क्या है, ये तो थी इतनी सी बात कि हमारे जो सिंपल शुगर में कैसे कन्वर्जन हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स भी एक एंजाइम है जो कि हमारी लार में ही प्रेजेंट होता है। जो भी आपने खाना खाया, भले ही आप उसे कितना धो चुके हैं, स्टिल उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स डला हुआ होता है और कुछ मात्रा रह जाती है। तो ये क्या करता है, जीवाणुओं के, यानी कि अगर आपने फूड खा लिया जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है
तो ये उसको मारने का काम शुरू कर देता है मुख से ही, यानी मुंह से ही। तो वो कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम्स है, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो ये तो था आपका अपर पार्ट, ये जो आपकी बकल कैविटी हमने पढ़ी, इसे बकल कैविटी कहते हैं, जिसमें आपका दांत आते हैं, जीभ आती है, आपकी जो जितनी भी एंजाइम्स है वो आते हैं। अब देखिए ईसोफेगस यानी फूड पाइप के जरिए जब वो जे शेप्ड, मैंने आपको बताया था इसकी जे शेप होती है, भूलना नहीं है, याद रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। जे शेप्ड है, आमाशय है आपका। और इसमें बात की जाए, क्या हम जो भी खाना खाते हैं क्या वो तुरंत पच जाता है या आधा घंटा लगाता है और हमें एनर्जी मिल जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे स्टमक में खाना रहता है। याद रखना है, ऑप्शन में 2 से 4 लिखा हुआ आता है इंटरवल, और अगर 4 है तो आप जरूर 4 पे ही टिक कीजिएगा। इस स्टमक में 4 घंटे तक खाना रहता है और अलग अलग जूसेस सिक्रीट होने की वजह से वो खाना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ताकि आपकी बॉडी उसे अडेप्ट कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने एक ग्रंथि का नाम लिखा है जो कि है पाइलोरिक ग्रंथि। पाइलोरिक ग्रंथि जो कि जूस सिक्रेट करती है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं, यानी कि जठर रस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस, हालांकि हमने बुक किताबों में 9th-10th में हमने इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ा है, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ही क्या बोला जाता है? पाइलोरिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसमें से जूसेस सिक्रेट होती है। और देखिए जूसेस की पहचान देखिए, ये लाइट येलो यानी कि पेल येलो, हल्का पीला रंग इसका होता है और बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, यानी जो इसका नेचर है वो कैसा है? अम्लीय है, एसिडिक है। तो ये तो थी इसकी कुछ बात कि पाइलोरिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है, लेकिन जूसेस तक ही इसकी कहानी खत्म नहीं है। मेन बात है कि जूसेस के अंदर एंजाइम्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मेन रोल तो एंजाइम्स का ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मैंने अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं मैंने गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ लिखा है, पर उससे पहले अगर मैं खाने के साथ कुछ ऐसी चीजें खा लूं जो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन देखिए हमारे पेट में क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट है, एक अम्ल प्रेजेंट है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि जिसका pH 0 होता है, और अगर आप जानते हो जितना कम pH होगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय स्वभाव का होगा। और अम्लीय स्वभाव होने के कारण देखिए करता क्या है, हमारे खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ये क्या करता है? एंजाइम, तरह तरह के जो एंजाइम्स है बॉडी में उनको एक्टिव करता है, उनको एक्टिवेट करता है कि जल्दी से उस रिएक्शन को फास्टर की जाए, एंजाइम एक्टिव हो जाए और हमारा खाना इजी हो जाए डाइजेस्ट करना। और तीसरा काम देखें तो ये मीडियम को, यानी कि जहां पे भी प्रोसेस हो रही है आपके स्टमक में, उसे अम्लीय बनाता है, एसिडिक बनाता है, क्योंकि एसिडिक नेचर की वजह से ही इनकी रिएक्शन फास्टर हो पाती है। तो आपको अक्सर पूछे जाते हैं HCl के प्रश्न, तो आपको HCl के बारे में मालूम होना चाहिए। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इसमें कोई मेटल भी डालते हैं तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। लेकिन ये हमारे पेट की ये जो स्टमक है, इसकी दीवारों को क्यों नहीं सड़ाता, क्यों नहीं जलाता? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जैसे स्टमक, मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके का जे शेप्ड आपका हमने बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा। किसका पढ़ा? स्टमक का पढ़ा। लेकिन अगर इसमें HCl प्रेजेंट है तो ये जो दीवारें हैं ये तो पूरी तरीके से डैमेज हो जानी चाहिए थी। इसमें इतना सारा HCl है, वो किसी चीज को नहीं छोड़ता, मेटल को नहीं छोड़ता, फिर हमें क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता? तो आपको बताते हैं कि इसके, यानी ये जो वॉल है स्टमक की, इंटरनल वॉल, यहाँ पर एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और उस चिपचिपे सब्सटेंस को हम बोलते हैं म्यूकस। क्या कहा जाता है? उसे म्यूकस कहा जाता है। तो म्यूकस क्या करता है? हमारी बॉडी को, यानी स्टमक की दीवारों को, वॉल्स को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, बात की जाए म्यूकस की तो आपको कोई नहीं बताता इस म्यूकस के बारे में, सिर्फ आप इतना जान लेते हैं HCl का काम ये है कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो कभी सोचो तो ये स्टमक कैसे जिंदा रह पा रहा है, कैसे ये इसको झेल पा रहा है? अगर ये इतना ही घातक है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि म्यूकस के बारे में पूछा जा सकता है कि जो आपका स्टमक है उसकी वॉल्स को बचाने वाला केमिकल सब्सटेंस कौन सा है, तो वो म्यूकस है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये HCl की बात हुई, हमारा मुद्दा था गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस यानी जठर रस। अब जठर रस में प्रेजेंट अलग अलग एंजाइम, हिंदी में भी इसको एंजाइम ही बोला जाता है।
मेन यहाँ पर दो तरीके के एंजाइम्स हैं, आप देख पा रहे हैं, मैंने एक लिखा है पेप्सिन और एक लिखा है रेनिन। ध्यान दीजिए, एक है पेप्सिन और एक है रेनिन, दोनों के ही अपने अपने एक बहुत ही अहम फंक्शन है। देखिए किस तरीके के, इसका नाम से याद करें आप, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी तो गया, हमने पनीर के जरिए खाया, मिल्क के जरिए खाया, ऐसे बहुत से सोर्सेज है जहां से हमारी बॉडी में प्रोटीन गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश खाते हैं या फिर आप चिकन खाते हैं, सभी में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अब इस प्रोटीन को भी तो बचाना है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम जो एंजाइम करता है उसका नाम पेप्सिन है। देखिए तीनों जगह पी, पी और पी है, मुश्किल नहीं होगा इसे याद करना। पेप्सिन प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू पेप्टोन्स, यानी कि पेप्टोन्स है क्या, प्रोटीन की ही एक सॉल्युबल फॉर्म है जिसको बॉडी अच्छे से अडेप्ट कर लेती है, यानी ये भी इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट आप समझते हैं ना, मतलब ये अंतिम नहीं है इसका, ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, बस बीच में बना है, इसके बाद भी ये कन्वर्ट होगा, जितना सिंपलर ये हो सकता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट पेप्सिन करता है। जबकि बात की जाती है रेनिन की, रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने भी जितने एग्जाम दिए ना, रेनिन का प्रश्न ना आता ही आता है, फिर भी वो सब बच्चे भूल जाते हैं। याद रखिएगा रेनिन हमेशा मिल्क प्रोटीन है, वो दूध में प्रेजेंट होता है। तो देखिए मिल्क प्रोटीन दूध में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैसिनोजन। किस फॉर्म में, कैसिनोजन की फॉर्म में। अब ये जब मिल्क जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी सॉलिड प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या रूप ले लेता है, वो कैसीन रूप ले लेता है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको और भी कहीं पे भी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और देखते रहिए इसका सेकंड पार्ट जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपकी पाचन तंत्र प्रणाली।